साथियों, मैं एक दिन सुबह जंतर मंतर गया था अपनी एक मीटिंग के लिए। तो वहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे लोग एक आंदोलन सा कर रहे हैं छोटा सा। तो मैंने जाके देखा वहाँ पे कि भाई क्या कर रहे हैं। तो वो जो 2004 में सरकारों ने पेंशन योजनाएं बंद कर दी थी, है ना, बहुत सारे लोगों की। तो वो उसके लिए आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें बहाल किया जाए। तो मैंने उनकी बाइट ली और उनसे वहाँ बातचीत की। तो उस बातचीत को आप यहाँ सुनेंगे, वो मैंने रिकॉर्ड किया वहाँ पे। और फिर इसके बारे में उनकी ये रिकॉर्डिंग सुन के और उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये क्या समस्या है, क्यों ऐसी समस्या है और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इतने समय से वो इसका समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सरकारों के क्या बहाने हैं या सरकारों के पास क्या प्रॉब्लम है, वो उनके पास क्या लॉजिक है कि वो क्यों नहीं इन चीज़ों को बहाल कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बहाल भी किए हैं, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहाल नहीं की, बहुत सारे स्टेट्स ने भी वो बहाल नहीं की है। तो इनके पीछे क्या कारण है और इनका क्या निवारण हो सकता है, इस पर ये अभी आप चर्चा देखेंगे, जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो उस चर्चा को देखने के बाद में फिर इस पर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि इसमें ये क्यों इनके समाधान नहीं हो पा रहे हैं, अभी क्या उनके पीछे वजह हैं वास्तव में, और इसके क्या समाधान हो सकते हैं वास्तविक। और फिर जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है उसमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। तो देखें जो मैंने उनके साथ बातचीत की इन लोगों के साथ, तो उसको आप इसमें देखें। आज ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से दिल्ली जंतर मंतर पर जो 77 लाख देश के कर्मचारी है जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उन सभी की एक मांग को लेकर आज दिल्ली में हम विरोध दर्ज करवाने आए हैं कि जो 2004 के बाद भर्ती कर्मचारी है उन पर सभी पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। जब एक एमएलए एमपी 5 साल बाद पेंशन का ताउम्र लुत्फ लेता है, तो जो कर्मचारी है वो सारी उम्र देश सेवा में लगाकर भी पेंशन विहीन क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न को लेकर आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो कर्मचारियों की बात है वो भी सुनी जाए, क्योंकि आज देश में जो कर्मचारी है सेवा मुक्ति के बाद कहीं टी स्टॉल लगा रहा है, कहीं कबाड़ बेच रहा है और कहीं अपने बच्चों पर आश्रित हो गया है। जो सोशल सिक्योरिटी है, उसकी सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, वो छीन ली गई है इस एनपीएस के तहत। सो आज सभी हमारे माननीय 8 कन्वीनर साहबान है, जो नेशनल कन्वीनर है, उनके बैनर तले आज दिल्ली जंतर मंतर पे धरना हो रहा है। ये धरना हमारा एक मात्र ट्रेलर है आज, जिसमें 70 लाख कर्मचारियों के सिर्फ पदाधिकारी आए हैं, लेकिन आने वाले समय में समेत काडर हम दिल्ली में ही दोबारा हुंकार भरने जा रहे हैं। वो जल्द ही आज की रैली के बाद हम डिसाइड करेंगे। एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में भी इसी बात पर दोबारा होगी, लेकिन ये प्रूफ की आज शुरुआत होने जा रही है। जिन्हों संगठनों ने आज तक जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर एक भी धरना नहीं हुआ है, सो ये पहला धरना है जो केवल एक ही मांग को लेकर हो रहा है कि 2004 के बाद भर्ती जो कर्मचारी है उन पर पुरानी पेंशन लागू की जाए। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, 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 पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो पेंशन योजना समाप्त की है सरकार ने, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आते हैं? ये सरकार क्या कारण बताती है आपको समाप्त करने के पीछे? मतलब राजस्थान के बिहार पे बात करूं तो हमारे यहाँ एनपीएस समाप्त हो गई है और केंद्र में और दूसरे स्टेटों में ओपीएस समाप्त हुई है। तो
एनपीएस समाप्त होने और ओपीएस समाप्त होने दोनों के बीच में थोड़े अलग अलग अंतर हैं। जैसे हम बात करें कि देश से इन्होंने जो पेंशन योजना समाप्त की, डिफाइंड ओल्ड पेंशन स्कीम की अलग अलग राज्यों से समाप्त की, पूरे केंद्र से समाप्त की, उसके पीछे एक नापाक गठजोड़ था कॉरपोरेट का और हमारे पॉलिटिशियंस का। इनका जो नेक्सस था वो उसके माध्यम से जो पेंशन फंड है उसको हड़पने की नीति बना के इनको और रूल संसद से पारित करके इनको एक पैसा मुहैया कराया गया शेयर बाजार में सट्टा खेलने के लिए, जिसमें उनका कुछ नहीं है। एनपीएस के स्ट्रक्चर को अपन स्टडी करें तो कंपलसरी है 85% एम्प्लॉयज़ है। एनपीएस का जो स्ट्रक्चर है उसमें केंद्र का और स्टेट का एम्प्लॉयज़ को जब देखते हैं तो उसकी संख्या मोर देन 85% है। बाकी स्वावलंबन और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए छोड़ा है और दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एनपीएस को जहाँ खोला है वहाँ उनकी संख्या 15% वॉलेंट्रीली, और हमारा 85% है जो हमारा वॉलेंट्री नहीं है, हमारा स्वैच्छिक नहीं, हमारे को ज़बरदस्ती डाला है। तो एनपीएस तो इस स्ट्रक्चर को ही देख लें ना, नंबर ऑफ पर्सन किस सेक्टर से आया उसी से वो अपने आप में फेल शो कर रहा है। तो वो हमारे पैसे से जुआ बाजार में, सट्टा बाजार में जो है वो अपना कॉरपोरेट मुनाफा कमा रहा है, और उसके बदले मैं अगर कहूँ तो अभी वैसे राजद्रोह का आजकल फैशन चल रहा लगाने पे, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सरकार का मतलब हो गया है अपराधियों के संगठित गिरोह का नाम सरकार। जी जी, ये सिर्फ हिंदुस्तान के रेफरेंस बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में सरकारें किस लिए होती थी? जब हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एवोल्यूशन आए, राज व्यवस्था समाप्त हुई, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, जब गवर्नमेंट आई उसका मतलब क्या था? फॉर द पीपुल, है ना, टू द पीपुल, बाय द पीपुल। और अब जो कैरेक्टर इनका बदल गया है, सिर्फ एनपीएस के सिनेरियो की अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि विषय भी यही है। इससे बाहर भी जाएं तो अपराधियों के संगठित गिरोह बना के पूरी जनता को और सारे देश की पूरी प्रकृति को, संसाधनों को लूटा जा रहा है। अब दूसरा जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में से निकलता है कि राजस्थान में एनपीएस समाप्त होने में क्या फ़ायदा था गवर्नमेंट को, और हमने उसमें क्या किया? हमने उसमें मेन चीज़ ये की कि जो एक पब्लिक मैसेज था जब एनपीएस लागू की गई और एक ओएसिस रिपोर्ट बनाई गई, कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को उनमें हाई लेवल कमेटी में अधिकारी बनाया भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी कि साहब जीडीपी का केंद्र के कर्मचारियों पे उस समय 0.6% खर्च हो रहा है, और आने वाले समय में जीडीपी का 1.66% खर्च होगा, जो वहनीय नहीं है, वो खर्चा ज़्यादा है। इस रिपोर्ट को करके और पेंशन को बदनाम करके कि भाई पेंशन देने से बहुत भार आता है, और जैसे कि सरकारी कर्मचारी ही पूरे सिस्टम को खा रहा हो, है ना, और बदनाम करके कि साहब ये महंगी है और नहीं कर सकते, इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया ज़बरदस्ती पब्लिक मैसेज बना के। जबकि रियलिटी पब्लिक मैसेज क्या है वो हमने राजस्थान में चेंज किया। जो नेगेटिव पब्लिक मैसेज था उसको सीएम के सामने भी चेंज किया, और आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश के 28-33 राज्यों के जो सीएम हैं और केंद्र के सीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे लीडर्स को आज भी ये लगता है, जो मीडिया ने बनाया है, कि साहब वो चाहते हैं, राजस्थान ने किया है, कुछ राज्यों के सीएम भी चाहते हैं कि हम भी कर दें, क्या दिक्कत है? लेकिन उनके दिमाग में पिक्चर फिट की गई है मीडिया द्वारा और उनके एसोसिएट अधिकारियों द्वारा कि भाई आप एनपीएस को रिवर्ट करके ओपीएस को लागू करोगे तो खर्चा होगा, पैसा कहाँ से लाओगे? जबकि उसकी बात की गहराई में जाते हैं तो राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली करके राजस्थान सरकार ने एक साल में लगभग 10,000 करोड़ रुपया बचा लिया। और ये फिगर हमने उनको समझाया था कि सब आपको पैसा मिलेगा। जीएसटी के बाद स्टेट्स का रिसोर्स कम हो गया है। आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ 2 दिन पहले न्यूज़ लगी कि राजस्थान सरकार ने कर्ज लेने के लिए अपनी जीडीपी को फॉल्स बढ़ा के शो किया ताकि कर्ज ज़्यादा मिल जाए, और उन पे कार्रवाई होगी। सेंट्रल सरकार ने सर्कुलर लिखा है। यानी जो सरकारें जीडीपी को बढ़ा रही हैं कर्ज लेने के लिए, इसका मतलब ये तय है कि उनके पास पैसे की कमी है। जब उन्होंने देखा हमारे सीएम ने कि वोट भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी, और हमारा एसोसिएशन 5 साल से फाइट भी कर रहा था, तो उन्होंने देखा 10,000 करोड़ रुपये एक साल में मिल रहा है, और आने वाले 10 साल में वो टीएडीए वेतन आयोग बढ़ेंगे तो वो 1 लाख करोड़ रुपए नहीं होगा, वो 1,30,000-35,000 करोड़ होगा, कि वो बढ़ोतरी भी अपन उसमें काउंट करते हैं, और पैसा उनको देना नहीं पड़ रहा। तो ये मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार ने जो ओपीएस लागू की है, क्योंकि राजस्थान सरकार के मुखिया भी कांग्रेस के हैं,
और आपको मालूम है, इतिहास में जाएं तो 2013 में जब PFRD एक्ट को पास किया तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर किया था। सवाल इसमें यह भी आता है कि जब कांग्रेस और बीजेपी ने NPS लागू किया तो वापस OPS क्यों लागू कर रहे हैं। तो एक तो आप समझ रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा कांग्रेस की स्थिति पॉलिटिकली आप जो देख रहे हैं देश में, अपन सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का रथ रुक नहीं पा रहा, तो उनको वोट बैंक भी चाहिए। और प्लस सबसे वोट बैंक से ज़्यादा जो मैसेज गया है वो मैसेज ये गया है राजस्थान में सरकार की तरफ कि उनको 10,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कोई भी योजना फाइनेंस की होती है तो फाइनेंशियल ईयर में अप एंड डाउन होती है। राजस्थान के अंदर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से था, लेकिन हमारे CM साहब ने, अब इसको गुड कहें या चतुराई कहें, वैसे अच्छा ही हुआ है, उन्होंने 1 महीने पहले से ही NPS रोक दी, मतलब फाइनेंशियल ईयर से 1 महीने पहले, तो हमारे के मार्च के महीने में ही रोक दिया उसको। तो ऐसा करके उन्होंने 980 करोड़ रुपए बचा लिए। इसमें मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि ये तो जैसे आप बता रहे हैं कि सरकार कह रही है कि उनके पास बजट की कमी है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। एक चीज है जी, बजट की कमी किसी सरकार के पास कभी नहीं होती है, हम लोगों को देने के लिए कमी होती है। नहीं, उनके कहने के अनुसार, उनके कहने के अनुसार, नियत के हिसाब, उनके कहने के अनुसार आप जो कर रहे हैं वो सही है। हाँ, वो कैसा बजट नहीं है जी, लेकिन मेरा नियत इसमें के आधार पर हम देखें तो किसी भी स्टेट में कहीं भी बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मेरे एम्प्लॉइज को जी मेरा वेलफेयर में, जी मेरा इसमें इसी में एक सवाल है जी, मेरा इसी में एक सवाल है कि उनकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनके पास पैसे की कमी है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रारूप है जिसमें से आप उन्हें बता सकें कि भाई पैसा तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं और ऐसे करके दे सकते हैं? मैं बता रहा हूँ बताने के लिए हमने सर को बताया था, हमारे लीडर्स को AI प्रूफ की मीटिंग में बताया था। फिर जनरल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ हम लोगों को समझना है। और NPS में 10% हमारा कट रहा है और 10% गवर्नमेंट दे रही है। हमने राजस्थान के हिसाब से कैलकुलेट किया, हमारे यहाँ न्यूनतम सैलरी है 17,700। 17,700 का 10% फिगर निकाला हमने, 1700 के आसपास। हाँ 1700 के आसपास मान लेते हैं। और उस पर हमने उस समय का 34% 36% जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, 34% 36% DA कैलकुलेट किया, तो वो 2,000-2,200 रुपये के आसपास की मिनिमम कटौती है। यानी ये प्रूफ होता है कि राजस्थान में सबसे कम कटौती का स्लैब जो है 2,200-2,000 के आसपास है। फिर हमने मैक्सिमम सैलरी निकाली 1,65,000 2,65,000, उसका 10%, फिर उस पर DA। मैक्सिमम कटौती हमने मान ली 50-60 हज़ार। अभी अपन रफ कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तरफ है 2,200, एक तरफ है 60,000, तो इसका मीन तो अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि नीचे की तरफ एम्प्लॉइज़ का वर्कफोर्स की नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज़्यादा है और ऊपर कम है। तो हमने उसका एक एवरेज माना रफली 5,000 रुपया। हमने माना कि 5,000 एक एवरेज ले लेते हैं राजस्थान के 7 लाख एम्प्लॉइज़ पे, वो मोर देन 7 लाख हैं। अभी फिगर 10,000 करोड़ है। हम जो फिगर ले रहे हैं कि हम अगर 5 लाख पे कैलकुलेट करें 5,000 से और गवर्नमेंट का हिस्सा जोड़ें तो वो 10,000 हो गया। तो उसको गुणा करते हैं तो वो एक महीने में राशि आती है 500 करोड़ रुपए। यानी आप अभी कैलकुलेट कर सकते हैं 5,000 इंटू 5 लाख को करेंगे तो 250 करोड़ होता है और गवर्नमेंट का शेयर अपन 10% जोड़ते हैं वो 500 करोड़ होता है और साल का होता है 6,000 करोड़। ये हमने उस समय कैलकुलेशन दी। इन 5 लाख में हमने स्टेट एम्प्लॉय को काउंट किया। एक हमारा एक और एम्प्लॉय है, वो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बोर्ड निगम यूनिवर्सिटी में, वो फुल फ्लैश एम्प्लॉय नहीं आता, एम्प्लॉय की परिभाषा में नहीं आता, उसको कोई काउंट नहीं करते। जब उसके फिगर को हम काउंट करते हैं, टोटल हमारी संख्या होती है 7.5 लाख, उसके हिसाब से कैलकुलेशन में वो फिगर आता 10,000 करोड़ रुपया। ये 10,000 करोड़ रुपया जो जा रहा है वो जाएगा ही नहीं, स्टेट में रहेगा और वो कागज़ों में रहेगा। प्रैक्टिकल में तो सरकार उसको खातों में कागज़ों में रखेगी और बाकी उसको अपना डेवलपमेंट है किसी तरह का, उसमें प्रैक्टिकली उसको खर्च करेगी, तो पैसा तो कागज़ों में बढ़ता है, तो उसको बचत वो हो रही है। एक सिंपल कैलकुलेशन है। नहीं, ये मान लेते हैं कि उनको बचत हो रही है क्योंकि वो तो घपला तभी कर सकते हैं जब उसे कहीं खर्च करेंगे। ऐसे बैंक में से उठा के तो अपनी जेब में डाल नहीं सकती कोई भी आदमी। तो अगर वो यहाँ खर्च करने से बच रहे हैं क्योंकि यहाँ भी तो लोगों को देना ही है, तो कहीं और भी तो खर्च ही करेगी, तो उनको तो खर्च करने के लिए रेवेन्यू मिला ना। नहीं, रेवेन्यू तो खर्च करने के लिए रेवेन्यू मिला। और आपको बड़ा जान के खुशी लोगों होगी कि राजस्थान सरकार में PFRDA से जो पैसा आएगा, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो हम रेवेन्यू फील्ड में लेंगे, उनका जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू डील कर रहा है उसमें लेंगे। हाँ, लेकिन लोगों को नाराज करके इससे उन्हें क्या फ़ायदा है? देखिए, लोगों को किस राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं,
हाँ, कोई भी सरकार की, जिसकी भी आप बात करें। नहीं तो लोग नाराज कहाँ हुए उसमें जब वापस ओपीएस लागू हुई? नहीं, जिनको पेंशन नहीं मिलेगी वो तो नाराज ही होंगे ना। अब मतलब नहीं, वो अपन कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन ये था, मैं जो कह रहा था, मैं राजस्थान के रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ। अब आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूं, जिन राज्यों में पुरानी पेंशन समाप्त कर दी और पैसा भी खर्च हो रहा है ना, पैसा भी खर्च हो रहा है, फिर ये सरकार क्यों कर रही है? पैसा भी जा रहा है और नाराजगी भी जा रही है। इसका मैं पहले ही आपको मान्य जवाब दिया था कि पॉलिटिशियंस का और कॉरपोरेट का नेक्सस, गठजोड़, नापाक गठजोड़। मैं बोला ना कि अपराधियों के संगठित गिरोह का नाम सरकार है, दिखता फेस वैल्यू और है और एक्चुअल वैल्यू और है। ये आप देखो देश में कितने कौन सांसद बन रहा है, कौन विधायक बन रहा है। 90% तो वो लोग हैं इसका दुनिया भर का पैसा। इसका कोई लॉजिक हमें पता करना पड़ेगा ना, या आपको निकालना पड़ेगा। कॉर्पोरेट का नेक्सस है, वो ठीक है, कॉर्पोरेट का नेक्सस करके मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको। सरकार बिना खर्च किए तो उसमें भ्रष्टाचार कर नहीं सकती ना। नहीं तो भ्रष्टाचार ही है। कहीं तो दिखाएगी कि भाई मैं ये ऐसा करते हैं। देखिए अब मैं बताऊँ आपको, मैं समझ गया क्वेश्चन को। आप पॉलिटिशियन हैं, मैं कॉर्पोरेट हूँ। पॉलिटिशियन को हमने फंडिंग दी 100 रुपए की, चाहे इलेक्शन बॉन्ड से दिया, चुनाव में घुमा फिरा के या छुपा के आपको पैसा दिया। बदले में हम आपको पॉलिटिशियन पैसा तो नहीं लौटाएंगे कॉर्पोरेट को, बदले में कॉर्पोरेट को हम 100 रुपए के बदले 1000 करोड़ रुपए का फायदा देंगे। वो उस तरह का पॉलिसी बनाएंगे। हाँ, कोई ठेका देंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी काम देंगे ना। देखिए नहीं, पॉलिसी जो पेंशन फंड है सर, पॉलिसी भी ऐसी नहीं बना सकते ना कि इस बैंक का। नहीं, आप समझिए उसको। पेंशन से बाहर चलते हैं अपन आते हैं टोल पे। सड़क बनाना सरकार का काम है। जो टोल वाली रोड बन रही है उसमें 85% पैसा बैंकों का है, 15% पैसा आपका पब्लिक का होता है, उसमें 5% पॉलिटिशियन का होता है ना। और वो पैसा जो है उसमें टोल कौन ले रहा है? उसमें 99 और 100% टोल ले रहा है कॉर्पोरेट, बदले में वो उसको ब्लैक मनी देता है। तो ये नेक्सस है कि दिखता कुछ है और करते कुछ, इनका गठजोड़ है। वो तो एक अलग बात है ही है, सही बात है, ठीक बात है आपकी। वो लेकिन सरकार के पास देखिए, आप अडानी को ये गोदाम दे रहे हैं। जैसे हमारे देश में रेलवे के अंदर डीजल सप्लाई का, पेट्रोल सप्लाई का ठेका हमारी सरकारी कंपनी करती थी। मोदी जी सर ने क्या किया कि वो रिलायंस को दे दिया। तो ये घपला हुआ कि नहीं हुआ? सरकारी कंपनी को डाउन करके निजी कंपनी को आप डीजल सप्लाई का ठेका नहीं, तो फिर ये बात हम लोग मान रहे हैं ना कि पैसा इतना नहीं है कि वो भ्रष्टाचार भी करें, कॉर्पोरेट को भी दें और इधर भी सबको दे दें। पैसा है, पैसे की नहीं है, सबको देने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। सबको देने में प्रॉब्लम ये है कि सब जागृत नहीं है। मैं आपको एक बात और बताऊं। नहीं, चलो सोए हुए हैं लेकिन दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उनकी ये जेब से जाता है। जेब से तो नहीं जा रहा है, इनको क्यों देंगे? भाई मोदी की कौन सी जेब से जा रहा है? वो अपने घर से थोड़ी, वो अपने यार को देंगे ना, अपने दोस्त को देंगे। भाई यार को भी दे दिया, दोस्त को भी दे दिया, उतना नहीं होगा ना खुद भी। हाँ, वही तो किसी भी जगह पैसा अगर होगा तो अपन रफ कैलकुलेट उसको 100 रुपए मान लेते हैं। हाँ, 100 रुपए में से वो 90 कॉर्पोरेट को दे रहा है, 10 रुपए में योजनाएं चला रहा है। ये समस्या है जी जी। फिगर तो दूसरा, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या चाइना है, अमेरिका है, उन्होंने अपना डेवलपमेंट इस तरीके से किया है कि उनके यहाँ पैसा ज़्यादा है। उन्होंने हर काम को नौकरी दी, हर हाथ को नौकरी दी। अपने आप पॉलिसी ऐसी लेके आए कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और ज़्यादा उसको वो दुनिया भर में बेच रहे, पैसा कमा रहे हैं। रेवेन्यू जनरेट करना भी सरकार के हाथ में है, लेकिन वो उनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो उस तरह की तो नहीं है ना जैसे विकसित देशों की। जी जी, थैंक यू। उनका ध्यान रेवेन्यू जनरेट करना, पब्लिक वेलफेयर पे नहीं है, उनका ध्यान होता है अपनी पॉकेट भरना। जी जी, इस पे तो क्योंकि उनको 5 साल का टेंडर मिला होता है। इस पे बात करेंगे। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो हमारा चैनल है ये है YouTube पर ULM हिंदी करके, और इस पर ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती हैं जी। आप अगर चाहें कभी भी तो ऑनलाइन उसमें अपनी बात भी रखते रह सकते हैं कभी भी जी। ये हिंदी चैनल है ULM हिंदी, तो जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। ULM हिंदी, हाँ, ULM हिंदी YouTube चैनल है जो भविष्य की एक नेक्स्ट सिस्टम को भी प्रस्तावित कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम प्रस्तावित कर रहा है जिसमें ये सारी कोई भी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी, वो भी। और वो ये एक ओपन मंच है, इस पर कोई भी अपनी बात आके रख सकते हैं। उनकी कोई समस्या है, कुछ भी है, तो वो लाइव उस पर होता है। लोग आपसे सवाल पूछने भी आएंगे, वो आपसे सवाल ही पूछेंगे, उनके आप जवाब देंगे, तो इस तरह से ये बात लोगों में जाएगी। जी जी। आपको आपके इस मिशन के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन देते हो पूरा 10
15 मिनट में आप इसको कंप्लीट करें। 5 मिनट में बोलेंगे। आ जाए थोड़ा सा और आगे। नहीं, वहाँ तक आ रहा है, वहाँ तक आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आ जाओ सब लोग आ जाओ इधर पीछे। हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। हम सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक चीज, देश के 70 लाख पेंशन विहीन साथियों की तरफ से जानना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, आप वाराणसी से भी पेंशन ले रहे हो पुरानी वाली, गुजरात से भी ले रहे हो। आप कहते हो देश एक है, तिरंगा एक है, संविधान एक है, तो टैक्स एक होना चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये मोदी जी कहते हैं और उनके मंत्री जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, ठीक है। पता हरियाणा में खट्टर जी कहते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब देश एक है तो संविधान दो क्यों? इनको पुरानी वाली चाहिए, हमको नई वाली चाहिए। तो जब देश एक है तो पेंशन भी एक होनी चाहिए। ये कहते हैं कि पुरानी पेंशन देश पे बोझ है। हम पूछना चाहते हैं, देश पे बोझ तो नेता है। अभी उत्तर प्रदेश की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि जो लोग राशन जो बांटा गया, सरकार ने चुनाव से पहले खूब राशन बांटे। राशन तो योगी जी आपने बांट दिया, अच्छी बात है, स्वागत है, आपने गरीबों को राशन दिया। अब बोल रहे हैं जिसके पास 2 व्हीलर होगी उसको राशन वापस लेंगे, जिसके पास 4 चक्का होगी उसको वापस लेंगे, जिसके पास पक्का मकान। हमने ठीक है, चलो हम तैयार है, हम जो गरीब हैं वो आपको राशन वापस कर देंगे। लेकिन जो फॉर्च्यूनर से आपके मंत्री, सांसद, विधायक, में मंत्रियों का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे व्यक्तिगत चिताकपी कर रहे हैं। जो ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं, जो मंत्री फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से चलता है, हाँ? उसको पुरानी पेंशन क्यों? उसको पुरानी पेंशन क्यों? किसान खेतों में मर रहा है, उसको पेंशन नहीं। ये टोपी लगा करके देश के नौजवान 3-3 स्टार लगा करके हमारे दरोगा जी, हमारे सीओ साहब, हमारे एसपी साहब टहल रहे हैं, हैं? तमाम सेना के जवान टहल रहे हैं, इनको पुरानी पेंशन नहीं है। मैं आपका ध्यान पुलवामा की तरफ ले जा रहा हूं, जिस पे राजनीतिक पार्टियां सियासत करती थी। आप पुलवामा की तरफ जाइए, पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा नहीं है, लेकिन उत्तर हिंदुस्तान का करोड़ों अरबों भारतीय उनको जो है शहीद मानता है, लेकिन सरकार के यहाँ शहीद का दर्जा नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूँ, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाथ उठा के बताओ, एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। हाथ उठा, चलेगा। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार ताली बजा करके, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ और तो, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ मीडिया बंधुओं के माध्यम से है, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन है, उनको बुलाओ, रामलाल है, जो हमारी पुरानी पेंशन है वह उत्तर प्रदेश के साथ साथ आ जाओ, ये बरेली के साथ ही इनका भी स्वागत है, उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत, आ जाइए सभी लोग इधर, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में पुरानी पेंशन के लगभग पूरे भारत में लगभग 70 लाख लोगों को पेंशन की आवश्यकता है। पूरे भारत से 70 लाख लोगों की आवश्यकता है। आज नौजवान 70 लाख नौजवान सड़कों पर टहल रहा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का नौजवान मोदी जी से अनुरोध कर रहा है, आप पुरानी पेंशन बहाल करें। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की गहलोत सरकार को, मैं राजस्थान की गहलोत सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दूंगा, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। माननीय मोदी जी, जब देश एक है, संविधान है, तो पेंशन 2 प्रकार की क्यों है? आज एक शायर ने कहा था कि तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। अरे पेंशन विहीन पेटों को नसीहत देने वाले मोदी जी, पुरानी पेंशन तो आदमी को गद्दार भी बना सकती है। ठीक है, गद्दार। उत्तर प्रदेश का मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं, लगभग इनके 22 विधायक जो मतपत्र से वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हारे हैं। 200-300 वोटों से चुनाव हारे हैं। लोगों ने ओपीएस के पक्ष में वोट किया, जो सेकंड वहां की पार्टी रही, राजनीतिक दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल होगा। हर लोग, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के हर लोकसभा में 10-10 हजार वोट इस बार मतपत्र पर उस सरकार को पड़ेगा, जो उस पार्टी को पड़ेगा जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा। तो हम सभी लोग पुरानी पेंशन के लिए तैयार हैं। मैं अंत में पुरानी पेंशन की आवाज आप तमाम चैनल बंधुओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर कर ले और 1 मिनट लगातार पेंशन का नारा हो जाए, पेंशन पेंशन
जय हिंद, जय भारत, जय पुरानी पेंशन। जैसा कि आपने देखा और सुना, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सरकारें जानबूझकर इसको नहीं करती हैं या उन्हें भ्रष्टाचार करना होता है उस चीज़ में, इसलिए वो नहीं करती। जबकि मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई भ्रष्टाचार करने के लिए तो सरकार को उसके पास जो भी बजट है उसे खर्च करना होता है कहीं ना कहीं। उसी खर्च करने के दौरान में वो उसमें से भ्रष्टाचार करती है। जैसे मान लिया कि 5 करोड़ का कोई ठेका उठाया तो ठीक है, उसमें से कुछ उन्होंने उससे पैसा ले लिया, बाकी सब लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार कर लिया, ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ का, ऐसे करके होता है। ऐसे करके तो होता नहीं है कि 5 करोड़ बैंक में रखा हुआ है बजट और वहाँ से उठाया और नेता ने अपने नाम करके और खर्चा कर लिया, ऐसे तो होता नहीं। तो भ्रष्टाचार का भी एक तरीका होता है और तरीका यही होता है कि वो उसे कहीं खर्च करते हैं और फिर होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देर सवेर में वो आते ही हैं। उन्होंने बताया कि भाई उतना बजट तो नहीं है कि जो उद्योगपति हैं उनको भी खूब दें और खुद भी भ्रष्टाचार खूब करें और फिर हमें भी पेंशन वेंशन सब कुछ दे दें, इतना बजट तो नहीं होता है। तो मैं ये बात बाद में समझ में आई। अब जो नेता लोग हैं वो पहले तो अपना भ्रष्टाचार देखेंगे, क्योंकि उन्हें हर 5 साल में इलेक्शन में जाना पड़ता है और इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होता है। हम भारत का इलेक्शन तो ऐसा है नहीं कि आप 1 रुपया खर्च नहीं करो और जीत जाओ, तो वहाँ करोड़ों रुपए खर्च होता है। वो करोड़ों रुपए उन्हें कहाँ से मिलते हैं? वो यही भ्रष्टाचार से ही मिलते हैं, यही तरीका है उनके पास में। तो वो पहले तो भ्रष्टाचार जितना वो करते हैं, जितना उन्हें चाहिए होता है उतना तो भ्रष्टाचार करेंगे पहले, वो तो उनका फिक्स समझो एक तरह का। अब वो जो बजट है टोटल, उसमें वो जो वादे करके आते हैं बहुत सारे कि हम लैपटॉप बांट देंगे, हम ये कर देंगे, हम 6,000 रुपये किसानों को जो है 1 साल में देंगे, हम ये जो इतने सारे वो वादे करते हैं, तो उन वादों में से कुछ वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि सारे तो वो भी नहीं पूरा करते, कुछ वादों को पूरा करने के लिए वो बजट को वहाँ खर्च करते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर कहाँ से निकालेंगे वो? या तो कहीं पेंशन से निकालेंगे या कहीं और से निकालेंगे, इसी तरह की चीज़ों से वो लोग निकालते हैं। तो उन सरकार के पास भी ये प्रॉब्लम रहती है, बजट की प्रॉब्लम रहती है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई ऐसा प्रारूप है कि आप बता सकें सरकार को कि भाई साहब आप ये पैसा वहाँ से निकालिए या ऐसे करके पैसे का अरेंजमेंट कीजिए और हम सबको आप पेंशन दीजिए। तो ऐसा कोई प्रारूप उनके पास है नहीं कि भाई कहाँ से सरकार लाए। तो ये मामला ऐसे करके अटका रहता है। सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है और लोगों को पेंशन चाहिए, भाई उनकी भी कोई बात गलत नहीं है। अब उन्होंने पूरे जवानी काम किया और बुढ़ापे में उन्हें पेंशन ना मिले, मतलब उनका बुढ़ापा सिक्योर ना हो, तो वो जिएंगे कैसे? बुढ़ापे में काम तो होता नहीं। 50 साल 60 साल के बाद में तो सरकार भी रिटायर कर देती है और पेंशन नहीं दे रही है। अब क्या करे वो? किस पर आश्रित रहे? कि किन्हीं के बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं तो वो उनका अपना खर्चा नहीं चलता, तुम क्या करे? तो सीधी सी बात है, बुजुर्गों की ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेके कई संगठन जो हैं वो लगे हैं कि भाई जो हम काम कर रहे हैं उसी की पेंशन नहीं, एक वृद्धा पेंशन भी अलग से चाहिए और ये होनी भी चाहिए। कई देशों में इस प्रकार की चीज़ें हैं कि वृद्धापने में पेंशन होती है, जिससे कि उनका मतलब जिनको जॉब नहीं भी रही जवानी में या ऐसी जॉब नहीं रही जिसकी पेंशन होती है, तो भी उन्हें पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से। क्यों दी जाती है, इसे थोड़ा समझें, इसके लाभ हैं। भारत की सरकार क्यों नहीं समझ रही है? शायद उन्हें उतना अर्थशास्त्र नहीं आता या अर्थशास्त्र बेसिकली वो समझते नहीं है। क्या होता है कि अगर आपको अपनी जीडीपी बढ़ानी है देश की, तो उसके लिए आपको लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी होती है ना, खरीदने की शक्ति। खरीदने की शक्ति बढ़ती है कि जब जनता के पास पैसा पहुंचता है। अगर जनता के पास पैसा नहीं जा रहा है तो वो तो खरीदने जाएगी नहीं, खरीदने नहीं जाएगी तो मांग नहीं करेगी। बाजार में जाके मांग नहीं करेगी तो कंपनियां उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि जब मांग ही नहीं तो प्रोडक्शन कैसे करेंगी? और जब प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो उसमें से रोजगार पैदा नहीं होगा, क्योंकि जब थोड़ा पैदा करना है तो थोड़े ही लोगों की ज़रूरत है। ऊपर से ऑटोमाइजेशन भी है, मशीनें काम कर रही हैं तो
लोगों की वैसे ही कम ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से रोज़गार भी नहीं पैदा होता। अब रोज़गार के बिना कोई आय का साधन नहीं है लोगों के पास कि भाई, क्योंकि बिना रोज़गार के पास उसके पास कहाँ से पैसा आएगा, आ नहीं सकता। तो रोज़गार है नहीं तो मांग नहीं करेगा, मांग नहीं करेगा तो रोज़गार नहीं पैदा होगा, तो वो उसमें अटका रहता है। तो अब सरकारों के पास में यही एक तरीका रहता है कि वो उन लोगों को जो बुजुर्ग हो गए, माने जो काम नहीं कर सकते या जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगारी भत्ता, तो इस प्रकार की चीज़ें देनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, वृद्धा पेंशन देनी चाहिए, जो लोग काम करते हैं उनके काम की पेंशन होनी चाहिए जो रिटायर हो जाते हैं। तो इससे फ़ायदा है नेशन को। क्या फ़ायदा है कि वहाँ के लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ती रहती है, मतलब शक्ति रहती है उनके पास में कि वो लगातार मांग कर पाते हैं बाज़ार में मांग कर पाएंगे तो बाज़ार भी हरा भरा रहता है, मतलब वहाँ भी प्रोडक्शन होता रहता है तो जॉब पैदा होती रहती है आगे आने वाले युवाओं के लिए, तो वहाँ पे बेरोजगारी कम रहती है। तो ऐसे पैसा देने से फ़ायदा होता है। अब सरकार, ये सवाल उठता है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार के पास कई सारे तरीके रहते हैं ये करने के कि वो टैक्स बढ़ा सकती है, इनकम टैक्स बढ़ा सकती है, क्योंकि जो 70 से 80% धन 1% लोगों की जेब में जमा होता जा रहा है, उसका क्या फ़ायदा, उनको भी क्या फ़ायदा, सरकार को भी क्या फ़ायदा और लोगों को भी क्या फ़ायदा। उस वाले धन को थोड़ा वो डाइल्यूट करे, है ना, लिक्विडेट करे वो, ताकि जनता में पहुंचे दोबारा से। तो उस पर इनकम टैक्स बढ़ाए, जैसे अभी 30% इनकम टैक्स है बड़े आमदनी पे, तो 30% को 60% करे, क्योंकि वो पैसा उनके पास रखा रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है ना। पैसा तो इसलिए छापा जाता है ना कि जल्दी जल्दी घूमे और पैसे के द्वारा मांग हो मार्केट में, ताकि मार्केट में जो प्रोडक्शन है वो हो और इकोनॉमी बढ़े और जो देश की जीडीपी है वो बढ़े। नहीं तो वो 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन कैसे होगी अगर आप लोगों की खरीदने की शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, मांग नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, जॉब नहीं पैदा होंगी, तो ये इकोनॉमी 3 से 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन कैसे होगी आखिर। कोई तरीका नहीं है ना उस तरह से। तो उसका यही तरीका है। अब ये हमारी भारत की सरकार को पता नहीं, उन्हें समझ नहीं है या क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो मीडिया में भी नहीं आते कि उनसे कोई सवालों के जवाब हों तो उससे कुछ आइडिया निकल के आए कि भाई इनकी क्या सोच समझ है। तो वो सोच समझ उनकी नहीं है। तो अब ये सारी दिक्कत हो रखी है। तो अब ये सफल क्यों नहीं होते आंदोलन करने वाले, क्योंकि अब हर बात के लिए कितना लोग इकट्ठे हों। अभी किसान इकट्ठे हुए लाखों की संख्या में, कुछ हुआ क्या? नहीं। कोई एमएसपी का कानून ही नहीं बना, खाली वो 3 कानून उठा के साइड डाल दिए, वो भी पता नहीं अब दूसरे ढंग से उन्हें फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ स्टेट में जीत गए हैं। तो ये सारी की सारी समस्या हो रही। तो लोगों की समस्या है कि भाई उन्हें पेंशन नहीं मिल रही बुढ़ापे में, तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रखी है, उन्हें बच्चों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। वो भी बच्चे अगर दें तो दें, नहीं तो हालत ख़राब। 2 साल कोरोना में लॉकडाउन रहा, वैसे ही सबकी हालत ख़राब है ऊपर से। तो अब आप सोचिए कि क्या करेंगे लोग, या तो आत्महत्या करेंगे और या तो ऐसे ही भीख मांगते हुए घूमेंगे इधर से उधर, और तो कोई उपाय है नहीं। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया, ये कई सारे देशों में, जितने भी लगभग विकसित देश हैं, वहाँ ये उपाय होता है। वहाँ सबको पेंशन दी जाती है, जिसके पास काम नहीं है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, ताकि कम से कम उतनी मांग करता रह सके कि भाई उसकी जो डेली मर्रा की ज़िंदगी है ना वो ख़राब ना हो, वो परेशान ना हो, उसमें कम से कम उतनी तो चले, एक मिनिमम टाइप की ज़िंदगी। तो वो सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार करेगी तो अच्छा ही होगा, देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, और ये भी ज़्यादा भ्रष्टाचार कर पाएंगे। भाई 2 से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में जितना भ्रष्टाचार करते हैं तो 6 ट्रिलियन में तो ज़्यादा ही करेंगे ना, ज़्यादा चांस होगा इन्हें करने का। तो ये ज़्यादा भ्रष्टाचार भी कर पाएंगे, लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग भी खुश रहेंगे, लोग बाजार में मांग करेंगे तो उद्योगपति भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी भी बिक्री ज़्यादा होगी, दुकानदारों की बिक्री ज़्यादा होगी, माने सबका फायदा है। नेता भ्रष्टाचार ज़्यादा कर सकेंगे, व्यापार ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगी, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा,
हो रहे नहीं, सब बढ़िया होगा, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका ऊपर आप आई में यहाँ पे आप लिंक है, उसमें मैंने बताया है कि कोई भी देश 2 से 3 साल के अंदर अंदर इतनी जीडीपी कर सकता है, जैसे भारत की बात करें तो 100 ट्रिलियन तक जा सकती है 2 से 3 साल के अंदर। ऐसा मैंने इसमें तरीका बताया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसको क्लिक करके, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वो मैंने उसमें तरीका बताया। दूसरा एक यूएलएम का मैं पूरी व्यवस्था जो है लिखी है, पूरी संपूर्ण समाधान किताब में, उस किताब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो किताब ये रही, आप ये देखिए यहाँ पे संपूर्ण समाधान। इसमें मैंने पूरी कंप्लीट एक ऐसी व्यवस्था दी है कि जिसमें हर आदमी जन्म से लेके और पूरे जीवन जैसी जिंदगी वो जीना चाहता है वैसी जिंदगी जी सकेगा। जो उसे एजुकेशन चाहिए, जितनी चाहिए, जब चाहिए, वो एजुकेशन उसकी इच्छा की उसको मिलती रहेगी। सारी सुख सुविधाएं जन्म से ही उसको मिलती रहेंगी व्यवस्था के द्वारा। उसे कोई अपने माता पिता पर किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी इच्छा का उसको जॉब सिस्टम उसको देगा, माने सभी को। तो वहां जॉब की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सबकी इच्छा के हिसाब से सबको मिलते रहेंगे। रिटायर होने के बाद में भी सबको सब कुछ ऐसे ही मिलता रहेगा बिना किसी काम के। केवल 25 से 50 साल की उम्र के बीच में जो लोग होंगे उन्हें उनकी इच्छा के हिसाब से और उनकी योग्यता के हिसाब से कोई एक रोजगार करना 4 से 5 घंटे का अनिवार्य होगा, जो सिस्टम उन्हें देगा। वो भी उन्हें अपने से नहीं ढूंढना है कोई रोजगार। ऐसी एक पूरी कंप्लीट व्यवस्था है जिसमें करेंसी नहीं है, विदाउट करेंसी है, जिसमें कोई समस्या ही नहीं है। वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी समस्या पैदा ही नहीं होगी। और जितनी सुख सुविधाएं हैं इस दुनिया में या होती हैं या हो सकती हैं, वो सभी के लिए उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें प्रोवाइड रहेंगी। इस प्रकार की एक व्यवस्था है कंप्लीट। तो इसको आप समझना चाहें तो इस किताब को पढ़ सकते हैं फ्री में, PDF में ये उपलब्ध है। आप डाउनलोड करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका ऑडियो बुक भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो पढ़ नहीं सकते हैं वो इसको सुन सकते हैं। और जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको आप यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं, लाइक करते हैं, तो वहाँ पे 300 से ज़्यादा वीडियो हैं जो इस नई व्यवस्था को, संपूर्ण समाधान की जो व्यवस्था है, इसे अलग अलग तरह से समझाती है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये व्यवस्था आने पर आपका जीवन इसमें कैसा होगा। आप सभी का, वो चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जिन्हें आप बोलते हैं नपुंसक लिंग हैं, माने जिन्हें सबको, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ये हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, वहाँ पति पत्नी भी एक दूसरे पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करते हैं। उस व्यवस्था में हर एक आदमी, बच्चा भी, जवान भी और बूढ़े भी, सब सीधा व्यवस्था से वहाँ मांग करेंगे और उन्हें जो मांग करेंगे वो उन्हें मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है ऐसी, मतलब बड़ी ही आश्चर्यजनक व्यवस्था है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको वो बात समझ में आएगी। आने का भी ढंग इसका बड़ा आसान सा है कि अभी ये सिस्टम की जो बातें हैं आप सब तक पहुंच रही हैं। जब लगेगा कि आधे से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच गई है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सर्वे करेंगे और उस सर्वे में लोगों से पूछेंगे कि क्या ये व्यवस्था चाहिए, क्या इस व्यवस्था को लाने के लिए आगे बढ़ें। तो अगर 50% से ज़्यादा लोग उस सर्वे में हाँ करते हैं तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा और वो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में खड़ी होगी। और अगर आधे से ज़्यादा लोग उसके लिए वोट करते हैं, जो कि कर ही देंगे, तो 500 से भी ज़्यादा सांसद लोकसभा में पहुंच जाएंगे और वो नई व्यवस्था से पुरानी वाली व्यवस्था को रिप्लेस कर देंगे आज के नियमों के हिसाब से। और फिर नई सिस्टम के हिसाब से काम चलना शुरू हो जाएगा। और पहले दिन से ही सबको जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ तो पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगी। और वो 3 से 5 साल का ट्रांजिशन फेस है। 3 से 5 साल के बाद सबको, जिनको उनकी रुचि के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से जो चाहिए, वो कंप्लीटली मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की ये व्यवस्था है। और ट्रांजिशन फेज भी ऐसा है कि आज से कल का जो दिन है वो ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए।
इस तरह से 3 से 5 साल का ट्रांजिशन फेज भी इस तरह का रखा है। तो आशा है ये बात आप तक पहुंची होगी, आगे की बात आप खुद उसमें समझेंगे। और यहाँ ओपन मंच भी है, तो जिनका ये वीडियो आपने देखा उन लोगों को भी निमंत्रण है कि वो इस पर और अलग से ऑनलाइन ओपन मंच पे आके अपनी बात विस्तार से रखें, ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे और सरकार जो पेंशन योजना है इसको बहाल करे। इसको बहाल करने से फ़ायदा है सबको, लोगों को फ़ायदा है, माने जनता को फ़ायदा है, उद्योगपतियों को फ़ायदा है और पॉलिटिशियंस को भी फ़ायदा है। उनको भ्रष्टाचार करने का भी मौका आज से ज़्यादा मिलेगा उसमें, मतलब उनके भी बल्ले बल्ले है। उद्योगपतियों की कमाई है तो उद्योगपति भी उन्हें ज़्यादा पैसा देंगे, और लोगों की कमाई है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ये बात उन तक पहुंचेगी। तो हमारे यहाँ ओपन मंच भी है, जिनको भी अपनी बात रखनी हो वहाँ पे उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। बस आप दिन और समय बताइए तो उसका हम प्रोग्राम बना देते हैं, और ऑनलाइन आकर आप जहाँ हैं वहीं से ऑनलाइन इसमें जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, और वो बात लोगों तक पहुँच जाती है, क्योंकि ये लाइव चर्चा होती है। लोग आपसे सवाल भी उसमें पूछते हैं, ताकि अगर कोई आपकी गलती हो तो आपको मालूम चल जाए, और कोई बढ़िया बात है तो लोगों तक पहुँचे, और फिर वो सरकारों तक पहुँचे, ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट करें और लोगों को लाभ दें, इस तरह से करके। तो यहाँ चर्चा के रूप में होती है। तो ये ऑनलाइन ओपन मंच भी है ULM का, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने समझने के लिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात प्रधानमंत्री जी तक या उन मंत्रियों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, और वो ये पेंशन योजना को बहाल करें, और जो जिनको रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार भत्ता दें। समझ रहे हैं? जैसे किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं, इसी तरह से अगर दें तो इससे फ़ायदा होता है। जैसे 6,000 रुपये किसानों को देने से फ़ायदा हुआ, हालांकि वो और ज़्यादा देते तो ज़्यादा फ़ायदा होता, 20-30 हज़ार रुपये देते, लेकिन चलो जो भी दे रहे हैं शुरुआत की है। तो ऐसे ही पेंशन को वो बहाल करें, और रोज़गार भत्ता भी अनाउंस करें, अच्छा खासा इतना अनाउंस करें कि जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो कम से कम उसके रहने का किराया, खाना, है ना, कपड़े, जो एक डेली बेसिस की नीड है, कम से कम इतना हो सके इतना तो उसको करें, जिससे कि वो चोरी करने को और कोई अपराध करने के लिए मजबूर ना हो, सुसाइड करने के लिए मजबूर ना हो। इतना तो सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। अगर लोकतंत्र चिल्लाते हैं कि ये लोकतंत्र है, क्योंकि वोट तो सभी कर रहे हैं ना, वोट तो वो भी कर रहे हैं कि जिनको रोजगार नहीं मिला हुआ है। भले ही जो सरकारी लोग हैं जिनकी तनख्वाहें 1-1, 2-2, 3-3 लाख कर रखी हैं, उनकी तनख्वाहें कम करें, भले ही वहां से भी कुछ एडजस्ट होगा। तो कम से कम हर आदमी को एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने को मिले, इतना तो कम से कम सरकारों को करना चाहिए। और तरीका मेरे पास है, अगर किसी को यहाँ छोटे रूप में नहीं भी समझ में आया हो तो मेरे पास गारंटेड तरीका है। दुनिया का कोई अर्थशास्त्री मेरे सामने आ जाए, मैं उसको गारंटी देता हूं कि ये ऐसे हो जाएगा। और वो मुझसे चाहे तो डिस्कशन कर सकता है ओपन मंच पे यहाँ आके, या उनके पास कोई मंच हो मुझे बुला सकते हैं, मैं वहाँ आ सकता हूँ। ये गारंटेड प्लान है पूरा का पूरा। और वो आई वाला जो वीडियो है वो आपको देखोगे तो उसमें मैंने अच्छे डिटेल में बताया है। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।